तो बच्चों करते क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान सवाल, जैसा 10 नंबर का क्वेश्चन लगाया था, लेकिन इसमें मेथड में थोड़ा बदल दूंगा जिससे दूसरा मेथड भी आप सीख जाएं। आइए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5 1 6 3 4 1 क्रॉसेस द ZX प्लेन। वही कहानी, एक बार फोटो बना दूं आपके लिए, डायग्राम रफ, जिससे आपको अंदाजा लग जाए। ये रहा OX, OY, OZ, प्लेन है, EZ है, प्लेन है ZX। ये ZX प्लेन का मतलब हो गया कुछ ऐसा, समझ लीजिए इस प्लेन की चर्चा की जा रही है। अब कोई लाइन है आपकी, ब्लैक कलर से लाइन बनाते हैं। कोई लाइन ऐसे जा रही होगी, ये पीछे थोड़ा सा ऐसे निकाल देते हैं, लगेगा अंदर से जा रही है। और कोई दो पॉइंट हैं 5 1 6 और दूसरा पॉइंट और है 3 4 1, उससे ये लाइन L जा रही है। पता करना है इस पे ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इतना क्रॉसेस द ZX प्लेन। अब ये देखिए, ये ZX प्लेन में Y कोऑर्डिनेट, यहां पर Y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। ठीक। अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म से सवाल को करेंगे, जिससे एक नया, एक और चीज सीख जाएं आप। तो लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आप जानते ही फॉर्मूला, फिर भी मैं याद दिला देता हूं आपको। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। जो L लाइन है वही निकाल लेते हैं। तो साहब वैल्यू लिखी, x माइनस, इसको x1 y1 z1 ट्रीट कर लो, इसको x2, किसी को कोई भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये पॉइंट ले लीजिए। तो x माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, 3 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा -2। आ गया y माइनस y1, तो y माइनस y1 इज 1, और 4 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा 3। फिर z माइनस z1, और z1 की जो वैल्यू है वो है साहब 6, और 1 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा -5। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो इन्होंने L बता रखी थी। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन L। अब ये इसको हम किसी लेमडा के बराबर मान लेते हैं, और जनरल पॉइंट जब भी निकालना होगा हम x की वैल्यू x y z जो भी निकालना होगा। अब साहब क्या है कि P पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, खैर मैं लिख दूं यहां पर थोड़ा सा खिसका के, पहले कोई भी जनरल पॉइंट आप लिखना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं? x माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू लेमडा, ये वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू बराबर। तो x को क्या लिख पाएंगे? -2 लेमडा प्लस 5। बात समझ रहे होंगे। इसी तरह y की बात करें तो 3 लेमडा प्लस 1। इसी तरह z की बात करें तो -5 लेमडा प्लस 6। बहुत अच्छा। अब y कोऑर्डिनेट यहां 0 था, इस y कोऑर्डिनेट को कर दो 0 के बराबर। तो यहां से देखिए लेमडा कितना निकल आएगा? -1/3। -1/3 देखिए निकला। अब इस लेमडा की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, पॉइंट ले लो, तो -2 और -1/3 प्लस 5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2/3 प्लस 5, 2/3 प्लस 5, तो आ गया 17/3। देख पा रहे होंगे। नीचे आ जाओ तो -5 और लेमडा की वैल्यू -1/3 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 5/3 प्लस 6, 5/3 प्लस 6, यानी कि 23/3। थोड़ा इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये पॉइंट्स आ चुके हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स थे x y z, वो क्या है? वो आए भाई 17/3। y तो था 0 और z वाला आ गया 23/3। ये देखिए, दिस इज द आंसर। कितना आसान है ये। एक कार्टेशियन वाले भी तरीके से कर लिया, वेक्टर वाला तरीका तो पैसे लगाया ही था जो एग्जांपल में यूज किया गया था, जिससे आपको हर मेथड के बारे में मालूम रहे। जो कंफर्टेबल हो, जो क्लिक कर रहा है, जिसमें आप ज्यादा आसानी से कर पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
और ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको लगाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस वन क्रॉसेस द प्लेन। इस प्लेन को वो क्रॉस कर रहा है। बस वही कहानी है, कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं, कार्टेशियन वाली फंडा लगा देंगे। वो प्लेन दे रखा था, यहां ये प्लेन दे रखा है, तो कोई टेंशन नहीं। देखिए लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, आप जान ही रहे थे फॉर्मूला, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लाइन की क्वेश्चन लिख रहा हूं अब। x इसको x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x माइनस x1 अपॉन x2, 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। फिर y माइनस y1 प्लस 4 अपॉन y2 -3 में -4 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। फिर z माइनस z1 प्लस 5 हो जाएगा अपॉन z2, 1 में से -5 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। ये किसी कांस्टेंट लेम्डा के बराबर ले लो। अब x को आप बड़े आराम से लिख सकते हो, पहले और आखिरी को देखते हुए, माइनस लेम्डा प्लस 3 या 3 माइनस लेम्डा, और y को इसी तरह लिख सकते हो लेम्डा -4, और z को लिख सकते हो 6 लेम्डा -5। ये जनरल पॉइंट हो गए। इस लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट्स ऐसे लिखे जा सकते हैं। जब इस प्लेन को क्रॉस करेगा, ये कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन पे सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि जब ये प्लेन को क्रॉस कर रहा होगा ये लाइन, तो उस समय ये पॉइंट P इस लाइन पर भी होगा, और इस प्लेन अगर π1 नाम दे दो तो इस प्लेन पर भी होगा। दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लाइन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, इस प्लेन में सेटिस्फाई करा दो। तो इस पॉइंट्स को मैं x की जगह थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक, तो मैं लिख देता हूं 2, और इस x की जगह लिखता हूं माइनस लेम्डा प्लस 3, फिर लिखता हूं y की जगह लेम्डा -4, और फिर प्लस z की जगह 6 लेम्डा -5, और इसकी वैल्यू बराबर हो गई बेटा 7 के। अब यहां से लेम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो -2 लेम्डा प्लस 6 प्लस लेम्डा -4 प्लस 6 लेम्डा -5 इज इक्वल टू 7। तो देखिए 6 में से 2 लेम्डा गया 4, एक जुड़ गया 5 लेम्डा, 6 में से 4 गया 2, और ये आ गया -3। तो लेम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 10/5 विच इज इक्वल टू 2। अब लेम्डा जब 2 आ गया तो ये पॉइंट ही तो पता करने थे, इसमें 2 वैल्यू पुट करो, आंसर अपने घर ले जाओ। ये देखो यहां पर, तो मैं यहां पर लेम्डा की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 + 1 विच इज इक्वल टू 1। फिर y की वैल्यू देखिए, लेम्डा है 2 -4, वैल्यू आ गई -2, और फिर z की वैल्यू देखिए बच्चों 6 लेम्डा, तो 6 × 2 12 -5 यानी 7। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए 1 -2 और 7। देखिए कितने आसानी से हो गया। तो इस तरह भी आप कोई भी सवाल आए बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती। अगर आप लाइन से वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो सब सवाल निकलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें ये क्या चाहते हैं अपने से। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। पासिंग थ्रू द पॉइंट, अच्छा वो प्लेन इससे पास हो रहा हो, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, इस प्लेन π1 बोल दो नाम, जरूरत पड़ी तो, और π2, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है साहब। तो प्लेन पासिंग, अब हमें एक इक्वेशन पता है कि प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग, उनका नॉर्मल मतलब, एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन हैविंग drs कितना a b c। तो क्या लिखते हो ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c
z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन होती है जो x1 y1 z1 से जा रहा है, उस प्लेन का जो नॉर्मल है उसका dr है a b c। बढ़िया, पॉइंट पता थे तो मैं इसको लिख देता हूं a x माइनस x1 माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ये लिखा b y और y1 था वो 3 तो ये माइनस 3 हो गया c, और ये था z और z1 था 2 तो ये साहब एक प्लेन आ गया जो उसकी परपेंडिकुलर है वगैरह वगैरह। अब देखिए क्या है कि इसको भी थोड़ा सा तोड़ फोड़ के लिख लेते हैं, यानी ax प्लस a सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं by माइनस 3b प्लस cz माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अब अगर ax देखिए ax प्लस by प्लस cz इधर लिखा और d को उस तरफ पहुंचा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 3b प्लस 2c। ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। ए बी सी उसके डी आर्स हैं, नॉर्मल के डी आर्स हैं, और ये कांस्टेंट डी जो आता था वो डी लिखा हुआ है। अब ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, तो इसके नॉर्मल के डी आर्स क्या हैं? नॉर्मल के इसके डी आर्स क्या हैं? वो हैं 1 2 और 3, और इस सेकंड ये नॉर्मल, ये इसके नॉर्मल के क्या है? नॉर्मल लिख देता हूं दूसरा, सेकंड नॉर्मल के, इस वाले के भी चाहिए तो 3 3 और 1। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लेन का नॉर्मल, जब प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आइए दोनों केसेस में, तो मैं थोड़ा सा यहां तक शिफ्ट करता हूं और यहां तक। पहले के लिए लेता हूं, क्या लिख रहा हूं? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होना चाहिए 0 अगर प्लेन परपेंडिकुलर है। समझ में आती है बात? तो a लिया, इसका वाला लिया 1, फिर मैंने लिया b1, b1 का मतलब b, और उसका वाला b 2 प्लस c इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वेश्चन क्या बन गई? सिंपल लिखें तो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। यही क्योंकि परपेंडिकुलर थे, अब नीचे वाले से भी परपेंडिकुलर है तो मैं लिख दूंगा a इंटू 3 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्वेश्चन क्या मिलेगी? 3a प्लस 3b, 3a प्लस, इसको मैं हटाता हूं, साफ लिखूं, 3a प्लस 3b और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मिल गई साहब। ये इक्वेशन थी हमारी प्लेन की। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो एबीसी तो फाइंड नहीं हो सकता है, लेकिन एबीसी सी के टर्म में फाइंड कर लेंगे, और यहां पर हम लोग ए बी को सी के टर्म में लिख देंगे। सी हर जगह मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो इसको मैं लेके जाता हूं थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा छोटा करके सिंप्लीफाई करूंगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए, कोई चीज कटवट रही क्या? अभी नहीं कट रही, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई मार देता हूं। तो ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3a, ध्यान से, 3 2 जा 6b, और उसको उधर ले जाओ तो माइनस आ गया, तो माइनस साइन 9c। बात पकड़ में आ रही है? देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, नीचे वाले को एज इट इज लिख दो, कलर इसका बदल देते हैं, तो ये रहा 3a प्लस 3b, और इसको लिख दो माइनस c। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस और साइन चेंज जैसा होता है, 3a 3a उड़ गए, यहां आ गया साहब 3b, और यहां हो गया माइनस 8c, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। अब यहां से समझ के पा रहा हूं, यही वैल्यू आ रही है, तो b की जो वैल्यू आई -8/3c आई। तो बच्चों ये b की वैल्यू निकल आई। अब इस b की वैल्यू को पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं, तो ये रहा a प्लस 2b, ये 2 रहा, और b की जगह वैल्यू रखी -8/3c और प्लस 3c इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू रही? a -16/3c प्लस 3c इज इक्वल टू 0।
3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस 16c प्लस 9c इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर, तो 3, अब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये हो जाएगा 16 में से 9 घटा दीजिए 7, और प्लस इधर हो जाएगा 7c अपॉन 3। ये देखिए ये वैल्यू आई 7c अपॉन 3। अब इस a की वैल्यू और इस b की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में और आंसर आपके सामने होगा। तो a की वैल्यू रखता हूं 7, मैं थोड़ा ब्लैक कलर यूज करता हूं जिसे डिफरेंशिएट कर सकें आसानी से वैल्यू रखते वक्त। तो यहां वैल्यू रख रहे हैं 7c अपॉन 3 a की जगह x, और b की जगह वैल्यू रखी -8 अपॉन 3c y, और c की जगह तो c था ही, फिर a की जगह गए तो ये वैल्यू थी -a, तो -7c अपॉन 3 प्लस 3b, तो b की जगह माइनस डालोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -8 या वैल्यू ही रख देते हैं, इसको लिख दो 3 चलिए 24 अपॉन 3c। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम अभी 3 लेना पड़ेगा आपको, तो यहां पर 3 रखा, 8 3 जा 24 अपॉन 3c, और वैल्यू रही 2c। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाना चाहिए हमारा। अब यहां पर देखिए 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये रहा 7cx माइनस 8cy प्लस 3cz, ये बचा -7c माइनस 24c, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6c, ये वैल्यू बनी। अब कलर फिर से चेंज, अब c से डिवाइड मार दिया तो 7x देख रहे होंगे -8y, और ये रहा 3z, और c से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बचेगी -7 -24 +6। तो आप जान रहे हैं वैल्यू कितनी बन गई साहब, ये आ गई -25। अब इस -25 को अगर इधर ले लीजिए आप, तो ये आ गई 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर आ गया बेटा। दिस इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। सारे सवाल बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस, और सीरियल वाइज देखते चले जाइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान सवाल। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। इफ द पॉइंट्स 1 1 p -3 0 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है ये। बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन गलत लिखा था, टाइपिंग एरर थी, मैंने सही लिख दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, आप डिस्टेंस जो निकालते थे किसी पॉइंट का, आपको याद होगा, अगर कोई r.n इज इक्वल टू d के फॉर्मेट में प्लेन की इक्वेशन लिखी है, और पॉइंट हमारा है जिसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर a, तो हम लोग डिस्टेंस की जब बात करते थे तो वैल्यू होती थी, आपको याद होगा, a.n माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। ये था आपका डिस्टेंस पॉइंट a का उस प्लेन से। तो साहब यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं प्लेन की क्वेश्चन मेंशन कर दूं दोबारा, r.3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप, d को उधर ले जाऊं तो आ जाएगा -13। तो ये तो साहब हमारा ये वैल्यू देखिए बन गई इतनी n। आप जबरदस्ती लिखना चाहें तो n को लिख सकते हैं 3i प्लस 4j माइनस 12k, और d को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -13, और a तो आपको दिए ही था विच इज 1 1 p। a को भी लिख देना चाहें अगर तो 1 यानी i कैप, 1 1 यानी j कैप, और 2 पॉइंट्स की बात कर रहा है तो दोनों के अलग अलग पॉइंट निकालेंगे। पहले a1 लिख लेता हूं, i प्लस j प्लस p कैप, और इसी तरह दूसरे की कहानी भी इक्विडिस्टेंट है, तो मैं a1 की जगह उसको a2 मेंशन कर देता हूं। यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं जिससे फर्क मालूम पड़े, और a2 लिख लेता हूं, वो पॉइंट किया था बेटा, वो तो ऊपर निकल गया। -3 0 1 -3
0 1, तो -3 0 करेंगे जे तो खत्म ही हो जाएगा, 0 और 1 के। ये पॉइंट हो गया। चलते हैं पहले हम D1 D2 निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस पहला वाला। तो पहला डिस्टेंस 1 कह दीजिए, या मैं इसको शॉर्ट में D1 बोल देता हूं। ठीक है साहब, समझदार हैं आप। A डॉट n का मतलब है इस A का मतलब A1 से इसको डॉट लीजिए तो आ जाएगा 3 4 -12p। तो 3 4 -12p। देखिए ध्यान से भाई, A1 A2 होता ना, तो A1 A2 B1 B2 4 और P इंटू -12 तो -12p। फिर लिखा है -d, तो ये रहा आपका d, -d करेंगे तो +13 हो जाएगा। ठीक, अपॉन n का मॉडुलस, मतलब n का मैग्नीट्यूड। तो साहब ये रहा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। और ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमको चाहिए। मैं दोबारा लिख देता हूं, यहीं लिख दीजिए, यहां लिख देता हूं D1। ये हो गया साहब 4 3 7 और ये 20 -12p अपॉन ये आप 169 दिख रहे हैं, ये 13 आ जाएगा स्क्वायर। ये आ गया D1। इसी तरह हम लोग D2 निकालेंगे, तो थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा, यहां कहीं रुकते हैं, D2 की तरफ चलते हैं। तो A2 पॉइंट ले लेंगे, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट, तो -3 × 3 -9, फिर 0 करेंगे तो बात ही खत्म है। फिर करेंगे K का तो -12K और D है -13, तो माइनस माइनस आप -d करते थे तो ये +13 आ जाएगा अपॉन फिर वही n का मैग्नीट्यूड जो कि आने वाला है 13, आप जान ही रहे हैं। इसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, D1 D2 दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा D1 और D2 इक्वल है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां वैल्यू कितनी मी 12 में से +1 -8, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 8/13 कह सकते हैं। ठीक है साहब, इसके इक्वेट कर दो। तो D1 रहा 20 -12p/13, एब्सोल्यूट वैल्यू 8/13। अब 13 तो कट जाएगा, जब इसका मॉडुलस साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा वहां। 20 -12p इज इक्वल टू +-8। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, आंसर आ गया आपके हाथ में। ये रहा प्लस, तो 20 -12p इज इक्वल टू 8। अब ये इधर घटाओगे तो 12 इज इक्वल टू 12p और इससे वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू तो आ गई p इज इक्वल टू 1, दूसरी निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो 20 -12p इज इक्वल टू -8। आगे चलते हैं, इधर आ जाएगा 28 और ये वैल्यु रहेगी 12p। तो p कितना मिलेगा यहां से 28/12, 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 7/3। तो एक ही दूसरी वैल्यू हो गई, तो यही आपके आंसर हो गए। तो आंसर क्या हो गया, p इज इक्वल टू 1 और 7/3। दिस इज योर आंसर। बस सवाल खत्म हो गया। सवाल बिल्कुल सारे आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, इसका क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो इसके 15 को भी देखते हैं, ये क्या चाहते हैं अपने से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये एक प्लेन है π1 और दूसरा प्लेन है π2 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। और साहब ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी दो प्लेन होते हैं, ये देखिए दो प्लेन मैंने ऐसे बनाए, इसका नाम दे दीजिए π1 और इसका नाम दे π2। तो इससे पासिंग थ्रू थर्ड प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो लिखा जाता है वो लिखने का तरीका क्या होगा, इस वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं r डॉट i प्लस जे प्लस के -1 इज इक्वल टू 0 और इस वाली इक्वेशन को लिख लेता हूं r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के
और +4 तो इधर लिखा ही गया है। तो ये π3 जो प्लेन है which is passing through the intersection of the plane, तो any plane which is passing through the intersection of these two planes, उसको लिख सकते हो r डॉट i प्लस j प्लस k -1 प्लस लेमडा, ये सीख चुके हैं हम लोग, और ये रहा r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वो प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और साथ में पैरेलल टू एक्स एक्सेस है। तो कोई भी चीज जब पैरेलल टू एक्स एक्सेस होती है तो उसके अभी देखते हैं कि डीआरस कैसे होंगे वगैरह वगैरह, क्या होगा ये भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा साहब आर, मैं डायरेक्ट चलिए अभी नहीं करता हूं, आई प्लस जे प्लस के -1, और यहां आ जाओ तो ये रहा लेमडा इंटू आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। फाइंड द प्लेन इक्वेशन, प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं बेटा। अब इसको यहां पर आप r डॉट, ये r ले लेते हैं कॉमन, तो r डॉट यहां वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए मैं लिखता हूं i कैप, और यहां से वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 लेमडा प्लस j कैप 1 प्लस 3 लेमडा प्लस k कैप 1 प्लस 1 माइनस, ये आ जाएगा माइनस लेमडा। ध्यान से देख लीजिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक लिखा है, और ये ब्रैकेट बंद, प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो प्लेन आया है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये जो प्लेन है, थोड़ा फिगर जैसे आप समझ पाए, ये O है, ये साहब X है। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका तो परपेंडिकुलर किधर होगा, वो परपेंडिकुलर नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका नॉर्मल किधर है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब यहां पर ये जो प्लेन है ये इसका नॉर्मल है। अगर नॉर्मल को, ये दिस इज द नॉर्मल, ये जो फॉर्मेट लिखते हो r डॉट n इज इक्वल टू डी, डी उधर ले जाओगे डी हो जाएगा। तो ये n क्या होता है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो x वाले से हम इसको क्या कर सकते हैं, a1 a2 करके 0। x का जो हमारा drs होते हैं वो हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 x एक्सिस के। तो जो x एक्सिस है वो प्लेन पैरेलल है, तो उसका नॉर्मल किधर होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और ये नॉर्मल की कहानी है। तो नॉर्मल का इस वाले dr से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस ये और ये वैल्यू 0 कर दोगे, 1 माइनस लेमडा इंटू 0, ये वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। ये दोनों तो खत्म ही हो गए, 0 0। 1 प्लस 2 लेमडा बराबर 0, यानी लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -12। आप समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। जब प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका नॉर्मल किधर होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और ये नॉर्मल की चर्चा रहती है, डायरेक्शन रेशियोज। तो इससे आपने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 कर दिया, लेमडा -12 निकाल लिया, इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए और आंसर आ चुका है। तो मैं यहां तक ले जाता हूं और कलर भी चेंज करूंगा। तो यहां पर वैल्यू लिखता हूं r डॉट, और ये रहा i कैप, लेमडा की जगह -12 डालो, तो 1 प्लस 2 इंटू -12 प्लस j कैप 1 प्लस 3 इंटू -12 प्लस j कैप
जे तो लिख दिया था के कैप प्लस के कैप और 1 माइनस लेमडा की वैल्यू हाफ थी, ये प्लस हाफ हो जाएगी और प्लस 4 इंटू माइनस हाफ। कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है क्योंकि हम लोग एक चीज समझ रहे हैं इसलिए कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूं, एकदम आप अच्छी तरह से बिल्कुल समझ जाइए। आई डॉट, ये जो वेक्टर लिखा है पूरा 2 से 2, ये वैल्यू हो गई साहब 0, आप देख पा रहे होंगे। तो आई के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस लिखिए, ये हो जाएगा 2 और ये 3 है तो प्लस हाफ माइनस हाफ बनेगा, -3/2 बनेगा तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूं इधर माइनस हाफ, प्लस बात करते हैं तो ये +3/2 आ जाएगा के रूप में, और यहां बात की जाए तो 2 से मारेंगे तो -2 आ जाएगा = 0। ठीक है साहब। अब यहां पर हमें लगता है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तो 6 के टाइप में जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये जो लेमडा था ये 4 लेमडा -1 होगा। ये ऊपर देखिए वैल्यू एक -1 छूटा हुआ है, ये देखिए -1 है, और इसको आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 लेमडा -1 = 0। तो यहां पर बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो 4 लेमडा -1 है तो वहां पर 4 लेमडा -1 पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी, 4 लेमडा रहा -1/2 +1, 4 लेमडा -1 थी वैल्यू, तो ये साहब रहा -1 = 0। अब देखिए इससे क्या एक्सप्रेशन यहां पे बन जाएगा हमारा, ये वैल्यू बन जाएगी -2 यानी -3 = 0। ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो r डॉट -j + 3k कैप -6 = 0। अब अगर आप, ये वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है, आंसर क्लियर है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, चाहो तो अच्छे उधर कर लो, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसकी जगह xi कैप yj कैप प्लस zk कैप रख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए -i + 3k से -6 = 0। तो बच्चों यहां देखिए, आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो x तो हो गया 0 और y इंटू यानी -y और z का आ जाएगा +3, z -6 = 0। तो -y + 3z -6 = 0, आप माइनस से कर दीजिए मल्टीप्लाई तो y -3z + 6 = 0, और यही आपका आंसर आ गया है। दिस इज योर आंसर कार्टेशियन फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो ये वेक्टर फॉर्म में, डी को उधर कर लो, 6 को तो वेक्टर फॉर्म में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आप कर सकते हैं। चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वो भी काफी आसान है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ O बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये साहब एक डायग्राम बना लेते हैं रेफ, जैसे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ये y और ये z और कोई यहां पर P पॉइंट है। अब ये पॉइंट है 1, 2 और -3, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू OP। अरे तो बहुत सरल सवाल है। देखिए यहां पर ये कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये नॉर्मल वेक्टर है आपका, बात खत्म हो गई। तो आप जानते हैं कि कोई इक्वेशन आपको मालूम हो जो किसी पॉइंट से पास हो और नॉर्मल हो, तो आप इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो पॉइंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जब आप नॉर्मली लिखते हैं ax + by + cz = d, तो x, ये जो प्लेन की इक्वेशन होती है, इसमें a b c हमारे drs होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, किसके, नॉर्मल वेक्टर के, जो प्लेन के नॉर्मल होता है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है OP, इसका drs देख लेते हैं कितना है, वही dr तो ऊपर वाला है, तो ये हो जाएगा वही 1 2 3,
1 2 -3, क्योंकि 1 में से 0 घटाओ, 2 में से 0 घटाओ, वगैरह वगैरह। ठीक है साहब, अब ये ए बी सी मालूम है, वैल्यू पुट कर दो। तो ये रहा साहब 1x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू डी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई, जो पास करती है, जिसका नॉर्मल वेक्टर हमारा इस तरीके का है। अब यहां पर ये 1 2 3 से पास भी करता है, तो 1 2 3 से अगर पास करता है तो x ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 पुट कर दीजिए, और ये देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई। ये हो गया 1 + 4 - 9 बराबर d। तो d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? -4। सही लिखा हुआ है क्या? 4 और हाँ, d हो गया -4। बस d की वैल्यू -4 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे देखिए, ये वैल्यू जो रखी थी वो ये -3 थी, तो ये हो जाएगा साहब -3, और इस समय हो जाएगा 9, और d की वैल्यू यहां मिलेगी, मैं इसको हटा देता हूं, और d आएगा 9 4 13 14 14 आएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या मिल गई हमको बेटा? यहां वैल्यू रख दो, x + 2y - 3z इज इक्वल टू 14, और एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना चाहो तो x + 2y - 3z - 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई, और इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, और ये रहा अगला सवाल। बहुत आसान सवाल ये भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे सवाल हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है। थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये साहब मैंने दो प्लेन सा बना दिए हैं। ये प्लेन हमारा π1 और ये प्लेन π2, इनकी इक्वेशन दे रखी है। इस पहले वाले को, ये इस इक्वेशन को कह रहे हैं π1, और इस वाली इक्वेशन को कह रहे हैं π2। यहां जगह नहीं इसलिए π1 लिखा नहीं, या आप ऐसे π1 समझ लीजिए, ठीक है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से कोई प्लेन जा रहा है π3, उसमें कुछ खासियत भी, स्पेसिफिक प्लेन है इनका कहना है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जो π3 है कोई दूसरा π4 प्लेन है, तो π3 इज परपेंडिकुलर टू π4 प्लेन। ये π1 π2 π3 π4 नाम मैंने प्लेन के दिए हैं। ये है साहब आपका π4 प्लेन। ये बात समझ में आ जाती है। अब देखिए बड़ी सिंपल तरीके से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं कोई भी प्लेन जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसको लिखने का तरीका क्या है? r डॉट i + 2j + 3k -4, और यहां पकड़ लीजिए प्लस लेमडा r डॉट 2i + j -k, और +5 जगह नहीं है, इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग कई सवालों में लिख भी चुके हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर जो कंडीशन दी है उससे मैच करा देंगे, लेमडा फाइंड हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाते हैं और r इनमें से बाहर निकाल लेते हैं। आप समझिएगा, करके दिखाता हूं, चलो एक बार, नहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज कर जाओ। i + 2j + 3k, और ये लेमडा के साथ जो r है उसको एक साथ लिख लेता हूं, लेमडा r डॉट 2i + j -k बेटा, और ये -4 था तो ये रहा इसके साथ -4, और ये 5 लेमडा आ जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर r डॉट अगर r में कॉमन ले लूं वेक्टर के हिसाब से, तो यहां लिखोगे i + 2j, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो शायद, चलो मैं करता हूं, 2j + 3k प्लस लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 लेमडा i + लेमडा j - लेमडा k लिख लो। ये वेक्टर की कहानी, और -4 + 5 लेमडा
इज इक्वल टू 0 एक साथ चला। थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको हम लोग। अब यहां पर r लिखा और i कैप ले लो कॉमन, तो i कैप कॉमन आया तो 1 प्लस 2 लेमडा प्लस j कैप कॉमन आया तो 2 प्लस लेमडा प्लस k कैप कॉमन आया तो 3 माइनस लेमडा। ये वेक्टर की कहानी हो चुकी है और साथ में 5 लेमडा माइनस 4 लिख देते हैं, ये लिखने में ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है साहब, ये जो प्लेन है इस प्लेन में ये कुछ उस तरह का फॉर्मेट है ना, पहचानो r डॉट n इज इक्वल टू d, इसको उधर ले जाओगे तो d बन जाएगा, पहचानो। तो दिस इज नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब इन्होंने ये कहा था कि एक प्लेन दिया उससे परपेंडिकुलर है, प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो जो वेक्टर दिया था उसको पहले छाप लेते हैं नीचे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। तो यहां कहीं मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं छोटा छोटा, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। तो ये लिखा है r डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। अब यहां पर देखा आपने कि ये जो प्लेन है और ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। ये भी जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k कैप और इसको ले आओ माइनस 8 इधर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हमेशा हम लोग पॉजिटिव रखते हैं नेचर, जिससे कि जब भी डी निकालना हो तो आसानी रहे। आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं। ऊपर आ जाओ, जो ऊपर लिखा हुआ तो वो आपको दिख ही रहा है। अब यहां पर ये नॉर्मल वेक्टर्स हैं इसके, ये और ये, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो और 0 के बराबर कर दो। आप जानते ही हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका टू 0 होता है अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों ही की नॉर्मल्स हैं और दोनों नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस वजह से आप इसको जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका तो लिखेंगे 5 1 प्लस 2 लेमडा a1 a2 फिर 3 इंटू 2 प्लस लेमडा प्लस ये आ जाएगा -6 और यहां आ जाएगा 3 माइनस लेमडा मस्ट बी 0। अब इसको कैलकुलेट करते देखते लेमडा कितना आता है। ये आ गया 5 प्लस 10 लेमडा 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। 10 लेमडा 10 3 13 और 6 19, ये रहा साहब 19 लेमडा। ये 5 6 5 11 और 18 में 11 को आउट कर दिया तो कितना बचा 7। तो यहां से आपका लेमडा आ गया बेटा 7/19। ये लेमडा की वैल्यू निकल आई। इस लेमडा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए और अपने को प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूं, यहां लिखता हूं r डॉट आई कैप ब्रैकेट में लिखिए 1 प्लस 2 इंटू 17/19, ये वैल्यू लेमडा की, प्लस जे कैप 2 प्लस 7/19 प्लस के कैप 3 माइनस 7/19 फिर प्लस 5 इंटू 7/19 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर इक्वेशन मिलेगी। आप आंसर शायद एनसीईआरटी में कार्टेशियन फॉर्म में है, वो भी कर देंगे हम लोग। तो यहां देखिए चलते हैं आगे, r डॉट इसको ले लीजिए तो 19 प्लस 14 तो 19 और 14 हो जाएगा 33। तो 33/19 आई कैप। अगले में आ जाओ तो 19 2 जा 38, 38 में 7 जोड़ा 45 प्लस 45/19 जे कैप। फिर 19 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 60, 3 और कम तो 57 यानी 50 प्लस 50/19
ये कहानी हो गई। आगे चलते हैं 35 ये और 19 इंटू 4, इसको निगेटिव आ जाएगा लग रहा है तो इसको हटा लेते हैं। तो 20 76 आ जाएगा, 19 इंटू 4 76 और 35 घटा दीजिए आप, तो 35 35 70 41 बचा। तो ये साफ हो गया यहाँ पे -41/19, जोड़ना घटाना आप कर लीजिएगा। अब 19 से मल्टीप्लाई कर दो और हो गई इक्वेशन बिल्कुल सरल भाषा में। r डॉट 33i कैप प्लस 45 j कैप और ये k कैप भी था यहाँ प्लस 50 k कैप माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये आप वेक्टर फॉर्म आ गई इक्वेशन की, ये भी आंसर सही है। अब क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है इसलिए एनसीईआरटी के आंसर को मैच कराना है, तो यहां पर मैं r को पुट कर देता हूं एनी पॉइंट xi प्लस yj प्लस zk डॉट 33i कैप प्लस 45j कैप प्लस 50k कैप माइनस 41 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते a1 e2 चलता है, तो आ गया 33x प्लस 45y और ये आ गया साहब 50z माइनस 41 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी एनसीईआरटी में जो इक्वेशन आंसर में दी हुई होगी वो यही है 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आसान है, जैसे मैंने आपसे कहा अगर सीक्वेंस में ये लेक्चर देख रहे हैं ऐसा संभव नहीं है कि सवाल लगे ना, छोटी छोटी बातें इतनी सीख लेंगे कि बड़े से बड़ा सवाल लगेगा। चलते हैं इसके अगले सवाल पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये लाइन है और ये प्लेन है। यानी ये क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि कोई एक प्लेन होगा, कोई लाइन पास हो रही है यहां से, देखिए ऐसे, इसका इंटरसेक्शन समझ लीजिए P पॉइंट है, ये प्लेन दे रखा है, ये जो प्लेन है वो ये है, ये लाइन जो L है वो ये है और ये इंटरसेक्शन P है। इसको बल्कि मैं A बोल देता हूं, P दूसरे वाले को बोल दूंगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा पकड़ता है उससे। और दूसरा जो पॉइंट है इन्होंने P, जिसको हम कह सकते हैं P पॉइंट, ये तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको P पता है -1 -5 -10। हमको इस पॉइंट, इस डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस PA को D लिख दो तो D है ना, PA को फाइंड करना है कि आखिर PA कितना डिस्टेंस है। बात पकड़ में आई कि एक्चुअली इस सवाल में करना क्या है, थोड़ा दिखे तो फिर करेंगे। आइए अब यहां पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन, ये जो A पॉइंट है हमारा, इस समय ये स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। उस केस में जो r की वैल्यू है, अगर मैं इस प्लेन में r की जगह रख दूं तो हमको लेमडा पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा, है कि नहीं। ये इस समय A पॉइंट इस प्लेन पर भी है और इस स्ट्रेट लाइन पर भी है, दोनों जगह है। तो दोनों में उस समय A का जो r है, A का जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम होगा दोनों के लिए। तो यहां पर इसमें मैं इस प्लेन में ए आर पूरी पुट कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ सकता है तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं। तो आर की जगह लिखता हूं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है चलिए, प्लस लेमडा 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। ये तो वैल्यू रही साहब आर की, ये जो आर था आर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो आई माइनस जे प्लस के से ले रहे हैं और इस इक्वल टू 5 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो लेमडा निकल आएगा, देखिए कुछ भी परेशानी थोड़ी है। चलिए दिखाता हूं आपको, यहां तक पहुंच गया। अब यहां पर आई कैप अगर कॉमन ले लो बेटा तो ये बचा 2 और यहां से आ जाएगा 3 लेमडा। अगले में जे कैप ले लो, -1 इसको अंदर रखो जिससे टेंशन ना हो, गलती ना हो, और ये हो गया प्लस 4 लेमडा। वरना माइनस प्लस की गलती किसी भी बच्चे से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। और ये रही 2 और ये प्लस 2 लेमडा।
ये देखिए इसकी कहानी सेट हो गई, और डॉट प्रोडक्ट आई माइनस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। अब देखिए और आसान, अब इसका डॉट प्रोडक्ट से जब लोगे तो a1 a2 2 प्लस 3 लेमडा इंटू 1, 2 प्लस 3 लेमडा इंटू 1 प्लस 4 लेमडा माइनस 1 इंटू माइनस 1, देखिए, और अगली वैल्यू है प्लस 2 प्लस 2 लेमडा और फिर ये 1 है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 5। लेमडा निकल आएगा। अब यहां वैल्यू मिली 2 प्लस 3 लेमडा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यहां तो माइनस 4 लेमडा प्लस 1। ठीक, आगे चलते हैं, 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 5। लेमडा जोड़ लेते हैं, देखिए ये 3 2 5, 4 कट गए, एक ही लेमडा बचा, 2 1 3 2 5। हमें लगता है लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने, तो ये बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां पर लेमडा की वैल्यू आ रही है 5, जो आ रही है उसमें क्या कर सकते हैं, अब ये लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, किसी जो स्ट्रेट लाइन थी उसमें लेमडा 0 पुट कर दो, ये पॉइंट निकल आएगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या था, स्ट्रेट लाइन ये थी जो लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आर वेक्टर क्या बन गया बेटा, यहां लेमडा में रखोगे 0 तो खेल खत्म इसका, यानी वो पॉइंट बन गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जहां इंटरसेक्शन हो रहा था, ये उसका पोजीशन वेक्टर है बेटा। ठीक, फिर से समझाता हूं, दिखाता हूं, मतलब फील करो। ये जो ए था वो निकाल लिए हम लोग, अब जो प्लेन था, अब इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना, अब तो बड़ा आसान है। इस पी को मैं कहीं नीचे लिख लूं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा यहां कहीं सेट करते हैं। खैर -5 -1 -5 -10 है, वो याद ही रहेगा, तो मैं इसको लेके चलता हूं। जो पॉइंट है वो -1 -5 और -10 है। इससे वो पॉइंट अगर निकालो तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 -1 2, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप जानते ही हैं, लिख दूं फॉर्मूला है, कोई भरोसा नहीं कब डिलीट का बटन दबा दिया हो आपने। ये होता है ना 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3D में, तो यहां वैल्यू लगा दो, 2 में से 1 घटाया, -1 घटाया तो आ गया 3, -1 में -5 घटाया तो प्लस का 4 यानी 16, 4 का स्क्वायर लिख देता हूं। अगला हो गया 2 में से -10 घटाया 12 यानी 144, मतलब 12 का स्क्वायर। बस देखिए कितने आराम से आंसर आ गया। ये हो गया 9 + 16 + 144 रूट में, और ये दिख रहा है कि 169 है। ये हो गया आपका 13 यूनिट्स इज द आंसर। इतना इसका डिस्टेंस है, देखिए कितने आराम से। अगर जहां भी संभव हो, मैं आपको यही गाइड करूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब से आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 से, कई बच्चे उसमें, क्योंकि उस सवाल को पहले समझना बहुत जरूरी है कि क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है और क्या वो चाहता है आपसे। तो अगर आप रफ स्केच कर लेंगे, मेरे हिसाब से बनाना ही चाहिए जहां तक संभव हो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है, आधा सवाल वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि सवाल आप समझ चुके होते हैं। एनीवे, अगला सवाल करते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 19। लिखा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। एक लाइन है जो इससे पास होती है, एंड पैरेलल टू द प्लेन्स, इसके और इसके पैरेलल है बेटा। ये कहानी है, ठीक है। अब अगर इन दोनों, मैं क्या करता हूं कि लाइन की इक्वेशन लेट करता हूं, लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ABC, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं R = A, ये जो पॉइंट से पास हो रहा है, I कैप + 2J कैप
प्लस 3k कैप प्लस लेमडा बी, और बी वेक्टर ये लिखा हुआ है तो इसको लिख दीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। देखिए एक लाइन की इक्वेशन क्या है, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। अब यहां पर आपको मालूम ही है कि ये जो वेक्टर है, ये जो एबीसी लिखा था, ये जो इस फॉर्म में लिखा है ना, इसी के ये पैरेलल होता है जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, इसके पैरेलल। अब ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है और ये तो नॉर्मल है उसका, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। देखो भाई, ये जो नॉर्मल है, मतलब ये जो प्लेन है, ये जो वेक्टर है, ये r डॉट n इज इक्वल टू डी, ये जो है नॉर्मल वेक्टर होता प्लेन के, तो ये प्लेन के रहा नॉर्मल वेक्टर। और आप कह रहे हो सवाल में कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो लाइन तो साहब ऐसी है ना, पैरेलल टू द प्लेन, तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। पहचान गए हम, तो अगर हम लोग पहचान गए तो बस a1 a2 करना शुरू कर दो साहब इससे, यानी इस वाला वेक्टर जो बी वेक्टर के पैरेलल लाइन थी उसका डॉट प्रोडक्ट इससे ले लो, तो a1 a2 a इंटू 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू 2, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। आप समझ गए मेरी बात, तो ये सिंपली आ गया a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इसी तरीके से दूसरे प्लेन में भी यही कहानी है, तो 3a फिर प्लस b और प्लस c मस्ट बी 0, इक्वेशन नंबर 2। अब एबीसी के फॉर्म में वैल्यू लेके आएंगे और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी एबीसी के फॉर्म में, और लेमडा को और किसी भी रेशियो में रखा जा सकता है, अभी दिखाता हूं आपको। तो यहां पर साहब यहां रोकता हूं और इन दोनों को मैं सी के फॉर्म में निकालना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को जोड़ दो तो बी तो कट ही जाएगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं और यहां देखिए जोड़ दिया अगर, तो ये बचा 4a, ऐड किया है तो 4a बचा, बी कट गया और ये बचा 3c। देख पा रहे होगे, तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -3c अपॉन 4, a के फॉर्म में, कोई भी समस्या नहीं है, लिख दिया गया है। अब b में वैल्यू पुट कर दो तो b निकाल लेते हैं। यहां पर सपोज करिए हम b की बात कर रहे हैं, तो b को क्या लिखना चाहेंगे, -c -3a, तो ये -c रखा और -3 और a की जगह -3 अपॉन 4, तो क्या वैल्यू हो गई, -4c और प्लस 9c अपॉन 4 यानी 5c अपॉन 4, ये वैल्यू ए बी की निकाल ली। अब ये ए बी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप इस वाली इक्वेशन में। देखिए r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, देखिएगा, और लेमडा पकड़ा हम लोगों ने, और a की जगह -3c अपॉन 4 और b की जगह कहाँ गया, b की जगह वो 5c अपॉन आई कैप भी लिखो भाई, आई कैप और फिर 5c अपॉन 4 जे कैप प्लस c के कैप, हो गई इक्वेशन कंप्लीट। बहुत अच्छी बात। देखिए अब इसमें कुछ घबराने की बात थोड़ी है। देखिए अब यहां पर क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, यहां कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन ले लो और c कॉमन ले लो, ये तो कैसे लिख दो, i प्लस 2j प्लस 3k, और कॉमन जो लिया है वो लिया है लेमडा c अपॉन 4, c/4 बाहर ले लिया, तो -3i कैप प्लस 5j कैप, और c तो बाहर जा ही चुका था। ये देखिए ये वैल्यू बची है आपकी। अच्छा c वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं, k वाली, अगर आपने 4 कॉमन लिया है तो यहां 4 आ जाएगा बेटा, तो 4k कैप। बस अब ये जो वैल्यू है, कलर बदल लेते हैं, ये इसको कुछ
लेमडा 1 कह दो, एक कॉन्स्टेंट ही तो है, बस हो गया। R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K, और इसको एक नया कह दो, लेमडा 1 कह दो, उसमें क्या है माइनस 3I प्लस 5J। जब आप कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो सवाल घबराएगा, आप नहीं घबराएंगे। ये रहा इसका आंसर, हो गया सवाल। इतनी सी बात थी, देखिए बिल्कुल आपने सवाल निकाल दिया। और एनसीईआरटी में भी यही दिया, I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लेमडा 1 लिख दिया, माइनस 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है साहब। तो बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही आसान सवाल, देखिए देखते हैं सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन पास होती है एंड परपेंडिकुलर है इन दो लाइंस के। अभी देख लेते हैं, आपको मालूम है कि कोई भी लाइन अगर x1, y1, z1 से पास हो और उसके drs a b c हो, ठीक, तो उस लाइन की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो बेटा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला जो भी बोलो वो आपके हाथ में रहता है। पॉइंट पता है 1 2 माइनस 4, तो 1 2 माइनस 4 का इस्तेमाल इसमें कर लेंगे। x माइनस 1 वो वैल्यू पुट कर रहा हूं अपॉन a, y माइनस 2 अपॉन b और लास्ट वाला माइनस 4 है तो z प्लस 4 अपॉन c। ये लाइन हो गई। अब इस लाइन में देखिए x y z के कोफिशिएंट प्लस 1 है, x y z के कोफिशिएंट प्लस 1 है, यानी सीधे हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे, कलर में चेंज कर लेता हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी साहब a1, ये b2 और ये c2। अगला भी कलर बदल लेता हूं, इसको मैं, चलिए इसको a1 कहा है, इसको मैं कह देता हूं a2, b2 और c2, और बाकी ये वैल्यूज जो थी वो थी a1, b1 और c1। अब दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है बेटा, तो आप जान रहे हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो a इंटू 3 यानी 3a माइनस 16b और c का 7 से करेंगे तो प्लस 7c 0। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका भी खेल करो। a इंटू 3 यानी 3a, फिर b इंटू 8 यानी 8b और c इंटू माइनस 5 यानी माइनस 5c इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गई, दोनों के देखिए 3 वेरिएबल हैं एबीसी और 2 इक्वेशन है, तो सॉल्व तो नहीं होगी, एबीसी की वैल्यू थोड़ी निकलेगी, लेकिन एबी की वैल्यू सी के फॉर्म में निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 1 और ये रहा 2, कलर में रेड ले लेता हूं। अब इसमें देखिए दोनों 3a कॉमन है, तो मैं घटा मारता हूं, तो माइनस माइनस प्लस ये दोनों उड़ गए और यहां आ गया 24 माइनस का, और ये आ गया 12c। तो यहां से अगर मैं बात करूं b की, तो b क्या हो गया c/2। b की वैल्यू आ जाएगी, आप लेके जाएंगे तो 12/24 यानी c/2। इसी तरह a निकाल लेते हैं, तो एक किसी को भी एक को पकड़ लो, नीचे वाले को पकड़ लेते हैं, ज्यादा बड़े फिगर्स नहीं हैं। तो 3a प्लस 8b, तो 8 इंटू c/2 माइनस 5c इज इक्वल टू 0। तो ये आया 3a, यहां आ जाएगा 4c यानी बचेगा केवल c। तो यहां से वैल्यू हमें मिलेगी a इज इक्वल टू c/3। देखिए तो a c/3 मिला, b c/2 मिला। इक्वेशन जो थी इसमें पुट कर देते हैं, भी देखिए कितने आराम से काम हो गया। अब यहां पर वैल्यू लिख दीजिए x माइनस 1 अपॉन a, और a की जगह मैं लिख दूंगा c/3। ये रहा c/3 और y माइनस 2 अपॉन b। अब इसको लिख सकते हैं b की जगह c/2 और z प्लस 4 अपॉन c। अब यहां देखिए dr मालूम पड़ गया, इसको जो लिखना हो आप क्या लिखेंगे इसको इजी तरीके से, x माइनस 1 अपॉन 1/3, c कैंसिल कर दीजिए, तीनों में है, y माइनस 2 अपॉन 1/2 और z प्लस 4 अपॉन 1। अब देखिए यहां पर अगर सिंपल नंबर लाने, आप ये रेशियो ही तो है, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप।
तो 6 से करोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो प्रोपोर्शनेट होते हैं, सिंपल करने के लिए कर रहा हूं। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो x, ये वैल्यू बनी x माइनस 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। ये देखिए थोड़ी सिंपल फॉर्म में आ गया मामला। तो इसके डीआरस हम पहचान पाए, इसके डीआरस क्या हैं, 2 3 6। पहले लिखते 1/3 तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो प्रोपोर्शनेट होते ही हैं, 2 3 6। अब हमको पता है कि देखिए यहां पर, ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हमारे हाथ में आ चुकी है, लेकिन चाहिए वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में पॉइंट क्या था, 1 2 -4। जो जिस पॉइंट से ये पास हो रहा था लाइन, वो क्या थी, 1 2 और -4, और dr हमको मालूम है। तो वेक्टर इक्वेशन लिखनी कितनी आसान हो गई साहब। देखिए r इज इक्वल टू a वेक्टर, ये पॉइंट वाला वेक्टर, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा b, तो लेमडा और b का मतलब ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये देखो बस ये खत्म हो गया सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है। ये किस फॉर्म की इक्वेशन है आप पहचान रहे होंगे, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बस दिस इज योर आंसर। तो मैं इसलिए एनसीईआरटी से आंसर मिलाने का इच्छुक हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है उससे। खैर अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, मेरे ख्याल से 21 नंबर है। तो ये रहा 21 नंबर का क्वेश्चन, है बहुत आसान, बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ABC and it's at a distance of p units from the origin, ये प्रूफ करना है। ये देखिए कहानी क्या है, कुछ ऐसे x y z अगर मैं बना लूं, x y और z, ये कोई प्लेन ले लो इस तरीके से, ठीक। ये x इंटरसेप्ट है जिसको उन्होंने बोला ये साहब a है, ये b है, ये c है। आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखोगे, जिसके इंटरसेप्ट ए बी सी हैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हो गई। अब आप ओरिजिन से ये जो O है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहे हैं, वो P है, यहां कहीं 90 ले लेते हैं ऐसे, दिस इज P। तो इस प्लेन से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं फ्रॉम ओरिजिन, और बस सवाल हो जाएगा ले देके। किसी पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था कार्टेशियन फॉर्म में, तो साहब फॉर्मूला था ये, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं आपको, कि अगर हमारे पास इक्वेशन होती थी ax प्लेन की इक्वेशन की जिक्र कर रहा हूं, ax प्लस by प्लस cx इज इक्वल टू d, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। और जो पॉइंट रहता था वो x1 y1 z1 अगर पॉइंट था, तो डिस्टेंस स्मॉल d क्या होती थी ax1 प्लस by1 प्लस c, यहां z लिखा होना चाहिए, cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मॉडुलस का साइन भी लगा लो। अब यहां पर यही चर्चा हम लोग कर लेंगे। यहां पर पॉइंट क्या है, ये x1 y1 z1 ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हो गया साहब 0 0 0, तो ये ax1 by1 cy1 की तो छुट्टी हो गई, d काम का बचा। तो इसको इस फॉर्म में लिख लें पहले तो, तब तो कुछ बात बने, और लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर देखने की बात करें, ये देखिए 1 अपॉन a को a पकड़ लो, तो सीधे आप इसको d लिख सकते हो। देखिए अब सीधे लगा देते हैं इसमें, कितने आराम से आने वाला है। d लिया, ax1 by1 c1 0 0 0 की वजह से x1 y1 z1 0 है, शून्य खत्म। इस d की जगह ये 1 आ गया, -1 अपॉन अंडर रूट a की जगह क्या आया, 1 अपॉन a का स्क्वायर, 1 अपॉन b का स्क्वायर और 1 अपॉन c का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और d की वैल्यू उन्होंने बोल रखी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p है। अब देखिए सवाल यहीं खत्म हो जाता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो p इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, 1 अपॉन
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और उल्टा भी कर दो, तो इसको मैं लिख सकता हूं, खैर पहले उल्टा कर लेता हूं, √1/a², 1/b², 1/c²। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/p², 1/a², 1/b², 1/c²। बहुत तरह से सवाल लगाए जा सकते हैं और ये देखिए आंसर या प्रूव्ड हेंस प्रूव्ड जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। देखिए कितने आराम से आ गया, यही प्रूफ करना था। देखिए यहां पर अगर आप देखें, ये देखिए प्रूफ करना था, कुछ है ही नहीं सवाल में। आप, मैंने कहा ना कि आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में पढ़िए, छोटी छोटी बातें दाएं बाएं साइंस से बताऊंगा, आपका गलत हो ही नहीं सकता। सवाल से आप नहीं, सवाल आपसे डरेगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा मैं छोटा थोड़ा खिसका देता हूं, ऐसा ना हो कटवट रहा हो स्क्रीन पे। यहां पे आ जाते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है, यूनिट्स लिखी है। अच्छा यहां पर देखिए जो प्लेन लिखे हुए हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, और दूसरा लिखा हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। आप जानते ही हैं कि इस तरह से प्लेन लिखा जाता है कार्टेशियन फॉर्म में, ax by cz इज इक्वल टू d समझ लीजिए। तो ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज देखिए कैसे हैं, प्रोपोर्शनेट, और दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट हैं। इस वजह से बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, बोथ प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ गए होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि नॉर्मल अगर पैरेलल है तो प्लेन भी पैरेलल है। अब प्लेन अगर पैरेलल है तो वहां फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स लगाना बहुत आसान है। आप कह सकते हो d2 माइनस d1 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। बात हो जाएगी खत्म। तो चलिए ए बी सी तो होंगे सेम, तो ए बी सी को सेम कर लेते हैं पहले। तो यहां 2 3 4 था ना, तो यहां 2 से डिवाइड मार दो इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। हो गया ना एबीसी सेम सेम, ठीक। तो 6 में से 4 घटा मारो, और अंडर रूट नीचे क्या आया a², 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 ही है, ठीक है साहब, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 5, 25 आएगा 5 का 2/5, तो 2/5 इज द आंसर। अरे 5 कहाँ गया, ये 29 आ रहा है, मैं 5 कहाँ से बोल रहा हूँ, ये वैल्यू है √29 और ये वैल्यू हो गई √29। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए 16 4 20 29, √29 ये वैल्यू हो गई डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इसका आखिरी सवाल है, उसको करता हूं। बहुत आसान सवाल। द प्लेन, ये 2 प्लेन दे रखे हैं आर, अच्छा ये क्या है आपस में ये बताना है अपने को, ठीक है साहब। लिख लेते हैं पहले प्लेन नंबर 1, और ये दूसरा प्लेन है 5x माइनस 2.5 प्लस 10/6 करते हुए। तो ये जो प्लेन लिखा हुआ है इस प्लेन को भी मैं लिख लेता हूं 5x, वो दूसरे का प्लेन लिखता हूं दूसरा 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये डायरेक्शन रेशियो को देखिए 2/5 माइनस 1 अपॉन माइनस 2.5, और यहां बात करूं तो 4/10। ऑल द 3 आर सेम। ये देखिए कितना है 1/2.5, देख पा रहे होंगे आप। ये बराबर होने की वजह से बोथ द प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये इनके नॉर्मल, ये नॉर्मल का डीआर्स होता है ना, जब नॉर्मल्स आपस में पैरेलल हैं तो प्लेन भी पैरेलल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है, और इसी के साथ मुझे बहुत खुशी है कि पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि ये पूरा चैप्टर, ये एक्सरसाइज
सुपर एक्सप्लेन तरीके से जो मैंने एक एक महीन महीन चीज भी बताई है उसका फायदा आप उठाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को सुपर स्ट्रांग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।